Hello students and good morning, and not only good morning, good afternoon and good evening also to all of you whenever you watching this video. So पिछले वीडियो में हमने ये देखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसके जरिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आपकी कॉपी में ये टॉपिक डाल दीजिए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो क्या है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा और कैसे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 9 और 10 स्टैंडर्ड में तो आपने ये पढ़े ही होंगे कि व्हाइट लाइट जो है, ये जो व्हाइट लाइट है, ये जब एक प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से जब गुजरता है तो क्या होता है, सातों कलर की लाइट में भाग हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 और एक है, सातों कलर में भाग हो जाता है। तो ये है स्क्रीन, ये है प्रिज्म पी और ये है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के अंदर सातों कलर की लाइट है, नॉट ओनली 7 ओनली, क्योंकि ये बहुत सारा कलर्स की लाइट है इसमें। क्योंकि जो एक लाइट, एक कलर की जो लाइट है उसका एक वेवलेंथ होता है और उसे बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो क्या है ये मोनोक्रोमैटिक लाइट ना, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो अगर हम विजिबल रेंज को ही देखें तो विजिबल रेंज क्या कितना है, 400 to 800 नैनोमीटर, दिस इज विजिबल रेंज। अब ये 400 से 800 नैनोमीटर के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ है, मतलब 400.1, 400.2, 400.001, 400.002, तो बहुत सारा वेवलेंथ का लाइट है। मतलब अगर हम व्हाइट लाइट के बारे में बोले तो ये नॉट ओनली सातों कलर की लाइट से बनी हुई है, ये बहुत सारा लाइट की कॉम्बिनेशन है ये व्हाइट लाइट। तो जब ये प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, ये बेंड हो जाता है और 7 कलर में भाग हो जाता है। अब तो ये जानते हैं ना कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसता है तो क्या होता है, उसका स्पीड मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाता है। तो यही है उसकी रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, हाँ, ये जो फिनोमेना है ये वेव नेचर जो है ना, लाइट का जो वेव नेचर है उसके जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाटएवर, दिस इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट, ओके, ठीक है। तो ये सातों कलर का लाइट कैसे डिवाइड होता है ना, जिस कलर की लाइट का वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा बेंड होता है। मतलब ये है वायलेट लाइट, V, और एकदम लास्ट में क्या है, रेड, वायलेट। तो इसके बीच और सारा लाइट्स और सारा कलर की लाइट्स हैं। तो ये जो लाइट स्क्रीन में जो 7 कलर में भाग हो गए, तो ये जो लाइट्स एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, मर्ज हो जाता है, ठीक है, मर्ज हो जाता है। अगर ऐसे हम कल्पना करें कि ये वायलेट लाइट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है
तो क्या है, एक लाइट दूसरे कलर की लाइट के ऊपर मार्च कर जाता है, मतलब यह है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट, मतलब एक दूसरे के ऊपर मार्च किए हुए हैं। तो जो स्पेक्ट्रा है ये कितने टाइप का है, एक तो 2 टाइप का है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो कि अभी हमने बताया है, तो ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक है लाइन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और क्या है, और हम 2 भाग में भाग कर सकते हैं, एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये है स्पेक्ट्रम के 2 भाग, कॉन्टिन्यूअस, लाइन और एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। एक एक करके हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है एक कंटेनर में मानो कुछ गैस लिया, ठीक है, गैस लाइट के जरिए इसे हीट किया, इरेडिएट किया, फोटोन इरेडिएट किया, ठीक है, इरेडिएट किया, लाइट को हम इरेडिएट किया। तो क्या क्या गैस की मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक्साइटेड हो गए, थोड़ा सा एनर्जी ट्रांसफर हुआ, इस फोटोन से एनर्जी ट्रांसफर हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो वो एक्साइटेड हो गए। तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया गैस मॉलिक्यूल्स और गैस आयंस और व्हाटएवर गैस के एटम्स, तो एक्साइटेड एनर्जी में चले गए, एनर्जी लेवल में। तो ये जो गैस है, मानो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आफ्टर एक्साइटेशन ये हायर एनर्जी स्टेट में रहेंगे, पर कोई भी चीज अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना चाहता। हर वक्त सब चीज क्या चाहते हैं, अपना स्टेबल कंडीशन में रहे। तो वो एक्साइटेड स्टेट से जब फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। कैसे एनर्जी एमिट करेगा ना, बाय रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और जो एनर्जी के लाइट इन्होंने एब्सॉर्ब कर लिया उसे बोलते हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा तो उसे कहते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जो एनर्जी इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए जो एमिट कर दिया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो एक्स्ट्रा एनर्जी जब उन्होंने रिलीज कर दिया, इस गैस मॉलिक्यूल्स ने रिलीज कर दिया, तब जो कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा हमें मिला तो वो क्या है, वो एमिशन स्पेक्ट्रा है। और ये जो हाइड्रोजन गैस के एटम्स, जो स्पेक्ट्रम हम इस गैस की जो स्पेक्ट्रम हम पाएंगे, आइदर इट में बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा, तो स्पेक्ट्रम कैसा होगा, ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या देखा था कि एक कलर की लाइट दूसरे कलर की लाइट के ऊपर मार्च किया हुआ था, कॉन्टिन्यूअस था, पर कुछ ही वेवलेंथ का लाइन हम इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम में देख पाएंगे। इट मे बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इट मे बी एमिशन स्पेक्ट्रा, पर सारी लाइट, सारी वेवलेंथ की लाइट और सारी वेवलेंथ की जो कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा है वो हम नहीं देख पाएंगे। तो यही है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और ये है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो हाइड्रोजन
अगर ये हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स है उसमें जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, तो कैसे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जनरेट होते हैं और किन किन वेवलेंथ की लाइट को ये अब्सॉर्ब करेगा, किन किन वेवलेंथ की लाइट को ये एमिट करेगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ना, इसके जरिए हम अननोन एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम एक आदमी को दूसरे आदमी से कैसे डिफर करें ना, फिंगरप्रिंट से डिफर कर सकते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के जरिए हम अननोन एलिमेंट को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, बामन एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। उन्होंने 1885 में क्या किया, ये हाइड्रोजन की गैस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, इसका स्पेक्ट्रा को लेकर कुछ काम कर रहे थे। तो ये जो हम पढ़ाई करते हैं ना, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, और ये जो टोटल स्पेक्ट्रा के ऊपर जब पढ़ाई करते हैं उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट बामन ने क्या किया, ये हाइड्रोजन गैस को इरेडिएट किया, और इस गैस को हम कैसे एक्साइट कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हम एक्साइट कर सकते हैं। तो ये गैस मॉलिक्यूल जब एक्साइट हो जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। देन क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, ये वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। और कैसे आना चाहेगा, ये जब ये ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो कुछ अमाउंट का जो एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब किया था उसे ये रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। तो कैसे छोड़ देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए छोड़ देगा। तो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ये एब्सॉर्ब करेगा और कौन सी वेवलेंथ को लाइट को ये एमिट करेगा, वो बामन ने कुछ एक्सप्रेशन दिए। क्या था, न्यू बार, दिस इज वेव नंबर, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू बार इक्वल टू 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। उन्होंने ये एक्सप्रेशन बताया, बामन ने बताया। क्या है ये n, क्या है ये 2, ये हम जानेंगे। ये है न्यू बार इक्वल टू 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 2 और n क्या है, मानिए ये एनर्जी लेवल्स है। n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पहले ये ग्राउंड स्टेट में रहना चाहेगा। तो मानो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये गैस मॉलिक्यूल्स को हम लेवल्स है, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, ये है एनर्जी लेवल्स। ऐसे एनर्जी इंक्रीज होता है, और ये क्या है, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा, जब n इक्वल टू 1 है इसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और ग्राउंड स्टेट में जब रहेगा तब अगर ये जो है ना गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल्स को क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज से इसका डिसोसिएट किया, और ये एक्साइटेड हो गए, गैस एटम्स एक्साइटेड हो गए, और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो बामन ने क्या बताया, ये है हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गए, ये n इक्वल टू 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है। अब ये एनर्जी
गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में तो चला गया, अब इसे बैक करना है, फिर से ग्राउंड स्टेट में इसे आना है। तो क्या होगा, ये लौटेगा, लौटने के बाद ये एनर्जी एमिट करेगा। तो अगर ये n इक्वल टू 2 में आया फ्रॉम 3, ये 3 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, यहाँ कुछ स्पेक्ट्रम पाया जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो एनर्जी एमिट करेगा तो उस लाइट का एनर्जी क्या होगा, गैप बिटवीन दिस एनर्जी लेवल्स फ्रॉम वेयर इट comes and from where it wants to go। तो मानो इसे हम पूछ देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बामर मानो ये n इक्वल टू 2 में वापस आया, कहाँ से आया, 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया। तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम है वो हमें मिलेगा, और उसका जो स्पेक्ट्रम पाया गया उसका नाम दिया गया बामर सीरीज। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 है ये, और ये जो n है इसका वैल्यू है 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मतलब ग्रेटर देन 2। और इसका जो रेंज है, इसका वेवलेंथ का जो रेंज है, इस ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम पाया गया उसका जो रेंज है वो था विजिबल रेंज। ठीक है, विजिबल रेंज, बामर सीरीज बोलते हैं इसे, बामर सीरीज, और वो विजिबल रेंज में है। फिर से इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा था। तो उसके बाद रीडबर्ग जो है, रीडबर्ग वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे थे वो। तो ये जो रीडबर्ग है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ये बामर की तरह एक इक्वेशन उन्होंने दिया, वो था न्यू बार इक्वल टू 109.677 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ठीक है, तो ये यहाँ n1 इक्वल टू 2 था और n2 इक्वल टू ग्रेटर देन 2 था, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू है उन्होंने क्या देखा था, एक बार में जो हाइड्रोजन एटम्स की जितने सारे लाइंस आ रहे थे, जितने रेंज में वो आ रहे थे, सभी में ये जो वैल्यू था ये कांस्टेंट था। इसे बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, रीडबर्ग कांस्टेंट। अब बहुत सारा सीरीज ऑफ लाइंस आ रहे थे हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो वो क्या था, अगर ये n1 इक्वल टू 1 है और n2 जो है ये 2, 3, 4 है, तो इसे बोलते हैं लीमैन सीरीज, लीमैन सीरीज। अगर n1 इक्वल टू 2 है और n2 इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन है, उसे बोलते हैं बामर सीरीज। n1 इक्वल टू 3 है और ये 4, 5, 6 है, इसे बोलते हैं पैसिव सीरीज। n1 इक्वल टू 4 है तो ये 5, 6 एंड सो ऑन, इसे बोलते हैं ब्रैकेट। अगर n1 इक्वल टू 5 है और ये 6, 7 एंड सो ऑन है, तो इसे बोलते हैं फॉन्ट सीरीज। तो ये पांचों सीरीज हाइड्रोजन की जो
एटॉमिक स्पेक्ट्रा आते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा, उसमें पाया जाता है। तो बामर सीरीज विजिबल रेंज में है, ये यूवी रेंज में है, और ये जो तीन है ये इंफ्रारेड रेंज में है। ठीक है, तो ये था बामर सीरीज। और लीमैन सीरीज कैसे होंगे, दूसरे कलर से लिख लें, समझने में इजी होगा। लीमैन सीरीज क्या है, ये है लीमैन सीरीज, ये था लीमैन सीरीज, ये लीमैन सीरीज है, ये बामर सीरीज है। ठीक है, अब ये जो पैसन है ये क्या है, ये है पैसन सीरीज। तो ऐसे हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, पर एनर्जी लेवल्स तो बहुत सारा है ना, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो जाता है आफ्टर इरेडिएशन, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं, इक्वल टू 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, कहीं भी जा सकता है। पर जब वो लौटता है तब एनर्जी एमिट करता है, और एनर्जी एमिशन के टाइम वो ऐसे एनर्जी एमिट करता है। ये इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के ऊपर अगर हम ये n1 और n2 का वैल्यू यहाँ बिठा दिया, तब हम न्यू बार मतलब वेव नंबर मिल जाएगा। जो एनर्जी का लाइट वो एमिट कर रहा है, उस लाइट का वेव नंबर अगर पता चल जाए तो हम वेवलेंथ, एनर्जी सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे एक ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, पर इतना सारा एनर्जी लेवल्स की वजह से अगर हम हाइड्रोजन की एटॉमिक स्पेक्ट्रा लें तो ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा आते हैं। ऐसे छोटे छोटे लाइन स्पेक्ट्रा आते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो यही है हाइड्रोजन की एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट क्लास में हम बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, और बोर एटॉमिक मॉडल को जानने के बाद ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल में हम देखेंगे कैसे ये एनर्जी जो लेवल्स है, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स है, तो ये एनर्जी लेवल्स को कैसे हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये देख लीजिए कि कैसे हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है मानो ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। अगर हम इस सिचुएशन को ग्राउंड स्टेट बोल देते हो, तो और सारा एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा, और ये जंप करके यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, और ये जंप करके यहाँ भी जा सकता है। जब वो लौटेगा, ये एनर्जी को तो एब्सॉर्ब कर लिया, अब जब ये लौटेगा तब क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। मानो ये यहाँ से यहाँ लौट रहा है, और यहाँ से यहाँ लौट रहा है, और यहाँ से यहाँ लौट रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हाँ यहाँ से यहाँ, ऐसे ये लौट सकता है। तो हम जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा लेंगे हाइड्रोजन की, तो इस एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब जो कि एनर्जी का लाइट ये एमिट करेगा, वही हम लाइन स्पेक्ट्रम में देखेंगे। और ये सारे जो हैं, सारे वेवलेंथ की लाइट को ये
एमिट नहीं करेगा, कुछ कुछ डेफिनेट अमाउंट की वेवलेंथ की लाइट को ही ये एमिट करेगा और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट्स को हम ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम में देख पाएंगे। ठीक है, तो यही है आज की टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि बोर मॉडल, बोर की एटॉमिक मॉडल क्या है, और ये बोर की एटॉमिक मॉडल के जानने के बाद ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो और भी ज्यादा इजी लगेगा। तो ठीक है, तो आज यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट डे हम बोर एटॉमिक मॉडल को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।